गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम सीड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट नंबर 10 का है। ठीक, नेमरा सुंडा बुक से लिया गया है इसको। तो सीड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सीड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन सीड? बॉटनिकली सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि अगर बॉटनिकली देखा जाए या फिर वानस्पतिक रूप से देखा जाए तो सीड एक प्रकार का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, जो कि इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड एंड सीड कोट से मिलकर बना होता है। यानी कि जो बॉटनिकली यानी वानस्पतिक रूप से सीड जो होता है एक प्रकार का फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, जो कि इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड और सीड कोट से मिलकर बना होता है। विच इज बाइएबल, और इसमें बाइबिलिटी पाई जाती है। एंड हैज गार्ड टू कैपेसिटी टू जर्मिनेट, और इसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी भी पाई जाती है, तो उसे को हम सीड कहते हैं। फिर से, बॉटनिकली सीड इज ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि बॉटनिकली सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर्ड फूड एंड सीड कोट, विच इज बाइएबल एंड हैज गार्ड टू कैपेसिटी टू germinate and has got the capacity to germinate, that is called seed. नेशनल सीड एक्ट पास्ड इन 1966 ईस्वी में, यानी कि जो नेशनल सीड एक्ट कब पास हुआ था तो 1966 ईस्वी के। नेशनल सीड एक्ट कब बना था तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कब बना था तो 1963 ईस्वी में। हमें इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक याद किए हैं। कौन सा? तो एक तो आपका NSC होता है, एक तो आपका NSC होता है, ठीक। दूसरे नंबर पे NSA होता है, तीसरे नंबर पे NSR होता है, ठीक। NSC का इस्टेब्लिशमेंट 1963 ईस्वी को होता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद NSA, जिसे हम नेशनल सीड एक्ट के नाम से जानते हैं, यह 1966 ईस्वी में इसको बनाया गया था। फिर इसमें सुधार कब किया गया था तो इसको इनेक्ट, अरे क्या कहते हैं, केम इनटू फोर्स, यानी कि कार्य करना कब चालू किया था तो यह 1969 से काम करना चालू किया था। फिर आता है चौथे नंबर पे NSR यानी तीसरे नंबर पे NSR आता है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1968 ईस्वी को हुआ था। और नेशनल सीड पॉलिसी कब आया था तो नेशनल सीड पॉलिसी 2000 के आसपास, यानी 2000 के आसपास ही नेशनल सीड पॉलिसी आई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगला है जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यही दिया है इसमें, ठीक। तो पहले नंबर पे दिया है क्लासेस ऑफ सीड। सीड्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 मेन क्लासेस, यानी कि सीड को निम्नलिखित 5 क्लासेस में जो है नेमरा सुंडा के बुक में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आता है न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड क्या होता है? सच सीड्स आर इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड वैरायटी एंड आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी, यानी कि जो न्यूक्लियर सीड होता है यह बहुत ही लिमिटेड क्वान्टिटी में उपलब्ध रहता है और यह इनिशियल सीड के रूप में जाना जाता है, यानी कि फर्स्ट ओरिजिन को हम इनिशियल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो प्रथम ओरिजिन है, यानी प्रथम ओरिजिन होने के कारण ही इसको हम इनिशियल सीड के नाम से जानते हैं, ठीक। और यह एक प्रकार का इम्प्रूव्ड वैरायटी होती है, यानी कि एकदम इम्प्रूव्ड वैरायटी होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर, यानी कि यह उत्पन्न जो होता है वो डायरेक्टली कहाँ से उत्पन्न होता है तो यह डायरेक्टली जो होता है वो ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर, यानी कि एकदम ओरिजिनल तरीके से इसे प्लांट ब्रीडर के द्वारा जो है सीधे उत्पन्न किया हुआ होता है या फिर प्रोड्यूस्ड किया जाता है। फिर से, इट इज़ प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर, यानी प्लांट ब्रीडर के द्वारा इसे ओरिजिनल तरीके से सीधे जो है प्रोड्यूस किया गया होता है। एट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि कहाँ पर तो रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इसे प्लांट ब्रीडर के द्वारा एकदम शुरुआत में डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड किया गया सीड होता है। ईट हाइजेस्ट जेनेटिक प्योरिटी, इसमें सबसे ज़्यादा जेनेटिक प्योरिटी यानी सबसे ज़्यादा जेनेटिक प्योरिटी किसमें पाया जाता है तो यह तुरंत बन के आया है। तो तुरंत बन के आया है भाई, तो उसमें जेनेटिक प्योरिटी तो ज़्यादा रहबे करेगी। जब जेनेटिक प्योरिटी किसमें 100% है फिजिकल, तो इसमें फिजिकल प्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का टैग कलर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह पूरा 100% तक श्योर होता है कि यह प्योर है, इसीलिए इसमें टैग कलर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे नंबर पर आता है कौन सा? तो दूसरे नंबर पर आता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड इट इज़ ए प्रोजनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, यानी कि ब्रीडर सीड जो होता है वो न्यूक्लियस सीड का प्रोजनी माना जाता है, यानी कि ब्रीडर सीड जो होता है वो न्यूक्लियस सीड का प्रोजनी माना जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन प्लांट ब्रीडर, यानी कि वो ओरिजिनेटेड हुआ था, यानी कि कहाँ से हुआ था तो उसमें देखो बेसिक डिफरेंस क्या है वर्ड में, तो वर्ड में बेसिक डिफरेंस पकड़ो। तो ब्रीडर सीड में क्या दिया है तो न्यूक्लियस सीड में, ठीक,
न्यूक्लियर सीड में क्या दिया है, तो यह डायरेक्टली बाय द ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर, यानी कि डायरेक्टली इसे प्लांट ब्रीडर के द्वारा ओरिजिनेट किया गया, कहाँ पर, रिसर्च इंस्टीट्यूट पर, ठीक। लेकिन ब्रीडर सीड में क्या कहा गया है, तो ब्रीडर सीड में कहा गया है कि इट प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर प्रोड्यूस होता है, यह भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर प्रोड्यूस होता है, बट स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन के साथ प्लांट ब्रीडर के द्वारा इसको निकाला जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। बस यही बेसिक अंतर है दोनों में। नेक्स्ट है ब्रीडर सीड इज यूज टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड, यानी कि ब्रीडर सीड का प्रयोग जो होता है वो फाउंडेशन सीड को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जेनेटिकली एंड फिजिकली प्योरिटी इज ऑलमोस्ट सेम द न्यूक्लियर सीड, यानी कि इसकी जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी दोनों ही जो होती है वो न्यूक्लियर सीड के समान होती है, क्योंकि उससे तुरंत ही बनकर यह आया है। तो फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिकल प्योरिटी इसका भी 100% तक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ गोल्डन येलो या फिर बफ कलर्ड टैग, यानी कि कहीं कहीं न्यूक्लियर सीड में अगर बफ कलर ऑप्शन में मिल जाए तो बफ कलर माना जाता है, और जो गोल्डन कलर होता है ये आपका ब्रीडर सीड का होता है, या फिर गोल्डन बफ कलर जो होता है आपका गोल्डन ब्रीडर सीड का होता है। लेकिन ऑप्शंस में अगर कहीं मिल जाए, मतलब कि एक्सेप्शन में अपवाद में मिल जाए, अगर ये ऑप्शन ना रहे तो वहाँ पर बफ कलर जो होता है वो न्यूक्लियर सीड का मारा जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे आता है फाउंडेशन सीड। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे फाउंडेशन सीड आता है। तो फाउंडेशन सीड क्या होता है, इट इज प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, यानी कि फाउंडेशन सीड भी जो होती है वो ब्रीडर सीड की ही प्रोजनी होती है, यानी कि फाउंडेशन सीड जो होता है वो इट इज प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, यानी कि फाउंडेशन सीड जो होता है वो ब्रीडर सीड का प्रोजनी माना जाता है। नोन एज मदर सीड, यानी कि फाउंडेशन सीड को ही हम मदर सीड के नाम से जानते हैं। एंड इट इज द सोर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड क्लासेस, यानी कि फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है, यानी फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है सर्टिफाइड सीड का भी विकास हो जाता है, और इसी के द्वारा जो होता है वो रजिस्टर्ड सीड का भी विकास हो जाता है। लेकिन रजिस्टर्ड सीड हमारे भारत में प्रोड्यूस नहीं होता है, इसीलिए जो होता है फाउंडेशन सीड को मदर सीड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इट इज जेनेटिकली 99.9% प्योर, यानी कि जो फाउंडेशन सीड की जेनेटिक प्योरिटी होती है वो 99.9% तक होता है। केवल 0.1% जो होता है इसमें कमी पाई जाती है। हाउ एवर फिजिकल प्योरिटी इज 98% तक, लेकिन फाउंडेशन सीड का जो फिजिकल प्योरिटी होता है वो 98% तक होता है, यानी कि 98% से नीचे अगर फिजिकल प्योरिटी रहेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, यानी मुख्य रूप से जो फाउंडेशन सीड प्रोड्यूस किया जाता है या नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन गवर्नमेंट फार्म, यानी कि इसको कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फार्म बनाया गया होता है वहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एट एक्सपेरिमेंट स्टेशन, और इसको एक्सपेरिमेंट स्टेशन पर भी प्रोड्यूस किया जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एंड कल्टीवेटर फील्ड्स में, यानी कि जहाँ पर भी उगाए जाते हैं, यानी कि ऑन कल्टीवेटर फील्ड, यानी कि कल्टीवेटर फील्ड में भी इसको उगाया जाता है अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट, यानी कि जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च साइंटिस्ट के स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंतर्गत फील्ड कल्टीवेटर के रूप में भी इसे जो है प्रोड्यूस किया जाता है। एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, यानी कि यानी कि फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस करने के लिए SSCA, जिसे हम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं, यहाँ से एक्सपर्ट आते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है वाइट टैग कलर, यानी कि इसमें किस प्रकार का टैग कलर पाया जाता है, तो इसमें वाइट टैग कलर पाया जाता है डिनोटेड फॉर फाउंडेशन सीड, यानी कि फाउंडेशन सीड के लिए कौन सा टैग कलर लगाया जाता है, तो वाइट कलर का टैग कलर लगाया जाता है। चौथे नंबर का कौन सा सीड है, तो चौथे नंबर पे आता है रजिस्टर्ड सीड, यानी चौथे नंबर पे कौन सा सीड आता है, तो चौथे नंबर पे आपका रजिस्टर्ड सीड आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रजिस्टर्ड सीड, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड आर रजिस्टर्ड सीड इटसेल्फ, यानी कि रजिस्टर्ड सीड का जो उत्पन्न होता है, यानी कि रजिस्टर्ड सीड जो प्रोड्यूस होता है वो फाउंडेशन सीड के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसके अलावा वह अपने आप से भी प्रोड्यूस हो सकता है, यानी रजिस्टर्ड सीड खुद रजिस्टर्ड सीड से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी, यानी कि इसमें जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी जो होती है वो सेटिस्फैक्टरी पाई जाती है, यानी कि रजिस्टर्ड सीड में जो जेनेटिक आइडेंटिटी एंड जेनेटिक जो प्योरिटी होता है यह संतुष्ट पूर्वक पाया जाता है, यानी कि सेटिस्फैक्टरी पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया इट इज जनरली ओमिटेड
अवॉइडेड एंड सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम फाउंडेशन सीड, यानी कि भारत में हमारे सामान्यतः इसको ओमिटेड किया जाता है, फिर अवॉइडेड किया जाता है क्योंकि हमारे भारत में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। एंड सर्टिफाइड सीड्स प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम फाउंडेशन सीड, इसीलिए सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन सीधे सीधे फाउंडेशन सीड से हमारे भारत में कर दिया जाता है। इट हैज़ पर्पल ऑरेंज कलर टैग कलर, यानी कि इसमें किस प्रकार का टैग कलर पाया जाता है, तो जो सर्टिफाइड सीड होता है यानी रजिस्टर्ड सीड जो होता है इसमें पर्पल ऑरेंज कलर का टैग कलर पाया जाता है। यानी पर्पल ऑरेंज कलर का टैग किसमें पाया जाता है, तो पर्पल ऑरेंज कलर का टैग जो होता है वो रजिस्टर्ड सीड में पाया जाता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है रेपो। ठीक, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो रेपो, यानी कि रजिस्टर्ड सीड में क्या पाया जाता है, तो रजिस्टर्ड सीड में आपका पर्पल ऑरेंज कलर का टैग कलर पाया जाता है। रेपो रेट से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है 5वें नंबर पे आता है सर्टिफाइड सीड। 5वें नंबर पे क्या आता है, तो 5वें नंबर पे आता है सर्टिफाइड सीड। डिस्कस अबाउट सर्टिफाइड सीड। इट इज ए प्रोजनी ऑफ आइदर रजिस्टर्ड सीड आर फाउंडेशन सीड आर सर्टिफाइड सीड इटसेल्फ, यानी कि सर्टिफिकेशन यानी सर्टिफाइड सीड का प्रोजनी कौन माना जाता है, तो सर्टिफाइड सीड जो होता है वो रजिस्टर्ड सीड का प्रोजनी हो सकता है, या फिर फाउंडेशन सीड का प्रोजनी हो सकता है, या फिर खुद अपने आप के द्वारा भी इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इट हैज़ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। इसमें भी जो जेनेटिक आइडेंटिटी एंड जेनेटिक प्योरिटी होती है ये भी सेटिस्फैक्ट्री ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी, यानी कि यह इसको अप्रूवल कौन देता है, तो इसको अप्रूवल और सर्टिफाइड करने का काम कौन करता है, तो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इसको सर्टिफाइड भी करता है और इसको अप्रूवल भी करता है। यानी कि सर्टिफाइड सीड को अप्रूवल कौन देता है, तो ये आपका SSCA देता है, यानी कि स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी देता है। और इसको सर्टिफाइड भी कौन करता है, तो स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी करता है। नेक्स्ट है द बैग आर डिनोटेड ब्लू या फिर एजोरे ब्लू कलर, यानी कि इसमें कौन सा टैग कलर पाया जाता है, तो सर्टिफाइड सीड में जो होता है वो ब्लू या फिर एजोरा ब्लू कलर का टैग कलर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अवेलेबल फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि व्यावसायिक रूप से फसल उत्पादन के लिए जो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाला सामान्यतः सीड होता है वो आपका सर्टिफाइड सीड होता है। फिर से इट इज अवेलेबल फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फार्मर्स फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो फार्मर्स को सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो आपका सर्टिफाइड सीड ही होता है। बहुत ही आसानी से यह उपलब्ध रहता है फार्मर के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है सीड वाइबिलिटी ऑफ सीड। अगला हेडिंग है वाइबिलिटी ऑफ सीड। डिस्कस अबाउट वाइबिलिटी ऑफ सीड, यानी वाइबिलिटी ऑफ सीड से आप क्या समझते हैं, तो सीड वाइबिलिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ सीड टू रिमेन कैपेबल टू जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वाइबिलिटी ऑफ सीड की वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो सीड की वाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि सीड वाइबिलिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ द सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी को ही सीड के कैपेसिटी को हम वाइबिलिटी ऑफ सीड के नाम से जानते हैं, यानी कि सीड के जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी को ही वाइबिलिटी ऑफ सीड के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो सीड वाइबिलिटी टेस्ट, यानी कि दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है सीड वाइबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीड की वाइबिलिटी कितने प्रकार से टेस्ट किया जाता है, तो इसमें पहले नंबर पे आता है पोटेशियम पर मैग्नेट मेथड, जिसे हम KMN4 के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक है सीड वाइबिलिटी टेस्ट। डिस्कस अबाउट सीड वाइबिलिटी टेस्ट। तो सीड वाइबिलिटी टेस्ट कितने प्रकार से किया जाता है, तो सीड की वाइबिलिटी का टेस्ट जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर पे आता है पोटेशियम पर मैग्नेट मेथड, जिसे हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट आता है। तीसरे नंबर पे ग्रोडेक्स टेस्ट आता है। ठीक, एंड चौथे नंबर पे क्या आता है, तो बस 3 ही प्रकार से इसमें दिया गया है। बहुत सही किया है। तो देख लेते हैं पहले नंबर पे क्या दिया, तो पोटेशियम पर मैग्नेट मेथड दिया है। इट इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट विदर सीड आर बाइएबल, यानी कि यह पोटेशियम पर मैग्नेट मेथड जो होता है एक प्रकार का क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जिसके द्वारा सीड की वाइबिलिटी का पता लगाया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। इसी को हम बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट को ही हम बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। सीड आर सोक्ड इन 0.5 से लेकर 2% सोल्यूशन आप 235 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, यानी कि
235 ट्राइफिनाइल टेट्रा यानी कि ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड के 1.5 से 2% सोल्यूशंस में हम इसके सीड को जो होते हैं डालकर फिर उसको सुखाते हैं, यानी कि इसके सीड को जो है पानी में भिगोकर सोल्यूशन बनाकर उसमें इसके सीड को भिगोकर फिर उसको धूप में सुखाते हैं। द बाइएबल आर लिविंग सीड्स टेक ब्राइट रेड कलरेशन एंड द कलर बिकम मोर इंटेंस इन द एम्ब्रियो, यानी कि जो सीड बाइएबल होते हैं वह ब्राइट रेड कलर के हो जाते हैं और जो सीड बाइएबल नहीं रहते हैं वो अपने सेम स्थिति में बने रहते हैं। तो इसी से पता चल जाता है पोटेशियम बीटा, यानी कि इस टेस्ट के द्वारा पता चल जाता है, यानी कि ब्राइट रेड कलर का। फिर से द बाइएबल आर लिविंग सीड्स टेक्स ब्राइट रेड कलरेशन एंड द कलर बिकम मोर इंटेंस इन द एम्ब्रियो, यानी कि जो सीड बाइएबल होते हैं उसमें ब्राइट रेड कलर का कलरेशन देखने को मिलता है एंड द कलर बिकम मोर इंटेंस इन द एम्ब्रियो, और इसके एम्ब्रियो में बहुत ही ज़्यादा गहरा कलर रेड कलर देखने को मिलता है। और जो बाइएबल नहीं रहते हैं वो वाइट कलर के रहते हैं, यानी कि अपने सेम कंडीशन में रहते हैं, जैसा हम रहता है सीड वैसा ही कि वैसा पड़ा रहता है। इट इज़ क्विकेस्ट मेथड ऑफ बाइबिलिटी टेस्ट, यानी कि बाइबिलिटी को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका आपका जो होता है टेट्राजोलियम टेस्ट होता है। तीसरे नंबर पर दिया है गुरोडेक्स टेस्ट। गुरोडेक्स टेस्ट इज ए सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर, यानी कि सीड के जर्मिनेशन का इंडिकेटर कौन सा होता है तो गुरोडेक्स टेस्ट होता है। यानी कि गुरोडेक्स टेस्ट क्या होता है तो गुरोडेक्स टेस्ट इज ए सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर, यानी गुरोडेक्स टेस्ट जो होता है वो सीड के जर्मिनेशन का एक इंडिकेटर होता है। इट इज़ ब्रांड नेम ऑफ ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड इन पाउडर फार्म, यानी कि जो गुरोडेक्स का, यानी कि गुरोडेक्स का ब्रांड नेम क्या होता है तो गुरोडेक्स का जो ब्रांड नेम होता है उसका नाम है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड होता है, ठीक। और यह पाउडर फार्म में उपलब्ध रहता है। किस फार्म में तो पाउडर फार्म में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आइसोलेशन डिस्टेंस। अगला हेडिंग है आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन ऑफ सीड क्रॉप्स इज इसेंशियल टू अवॉइड जेनेटिक एंड फिजिकल इम्प्योरिटी, यानी कि जेनेटिक एंड फिजिकल इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए जो है क्रॉप सीड में आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। तो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायरमेंट ऑफ सब क्रॉप्स, यानी कि कुछ फसलों के लिए मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस इसमें दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा फसल के लिए कितना आइसोलेशन डिस्टेंस चाहिए। तो एक तरफ क्रॉप्स दिया है, दूसरी तरफ मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस दिया है। कहाँ पर दिया है तो मीटर में दिया है। फाउंडेशन सीड का इधर दिया है, सर्टिफाइड सीड का इधर दिया है। और मैक्सिमम केस बनता है क्या तो मैक्सिमम केस बनता है इसमें फाउंडेशन सीड का यदि 2 रहेगा तो इसी का आधा हो जाता है क्या तो इसी का आधा हो जाता है सर्टिफाइड सीड का, यानी कि जितना भी फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस होगा जस्ट उसी का आधा मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा सर्टिफाइड सीड में। यही ट्रिक है इसका। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, ओट हो गया, ठीक। यानी कि इसके लिए ट्रिक क्या होता है तो वोर्ब WORB इसके लिए ट्रिक क्या है तो इसके लिए ट्रिक है WORB वोर्ब, यानी कि W से हो जाएगा व्हीट, O से हो जाएगा ओट एंड R से हो जाएगा राइस एंड B से हो जाएगा बार्ले। इन सभी का आइसोलेशन डिस्टेंस ये सभी प्रकार के यानी वोर्ब जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वोर्ब जो होते हैं यानी कि व्हीट हो गया, ओट हो गया, राइस हो गया एंड बार्ले, ये सभी जो होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं उसका आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत ही कम रखा जाता है। तो इसीलिए इन सभी का जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखा गया है ये 3 मीटर तक रखा गया है। नेक्स्ट है पर्ल मिलेट के हाइब्रिड, यानी पर्ल मिलेट के हाइब्रिड का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है तो पर्ल मिलेट के फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 रखा जाता है। यानी पर्ल मिलेट जिसे हम बाजरा के नाम से जानते हैं तो बाजरा के हाइब्रिड का जो फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है 1000 मीटर रखा जाता है। जबकि सर्टिफाइड सीड का यानी कि पर्ल मिलेट के हाइब्रिड के सर्टिफाइड का सीड का कितना रखा जाता है आइसोलेशन डिस्टेंस 200 रखा जाता है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है मेज और सोरगम। मेज और सोरगम में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है तो मेज एंड सोरगम में फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 400 होता है, जबकि सर्टिफाइड सीड का कितना होता है तो 200 मीटर होता है। यानी कि मेज और सोरगम पे फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीड का 200 मीटर होता है। नेक्स्ट है काटन के हाइब्रिड का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना होता है तो काटन के हाइब्रिड के फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 50 मीटर होता है, जस्ट इसका 25-30 मीटर हो जाता है। यानी कि काटन के हाइब्रिड का जो फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस होता है 50 मीटर होता है, वहीं सर्टिफाइड सीड का कितना होता है तो 30 मीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्राउंड नट और सोयाबीन का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है तो ग्राउंड नट और सोयाबीन इन दोनों का ही आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है वो 3 रखा जाता है। यानी कि उधर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंतर्गत आपका बोर्ब हो जाएगा WORB एंड इधर आपका ग्राउंड नट बोर्ब
GS, बोर्ब GS यानी बोर्ब GS यानी कि बोर्ब GS यानी कि बोर्ब GS, इन सभी का जो आइसोलेशन डिस्टेंस होता है वो सर्टिफाइड सीड हो चाहे फाउंडेशन सीड हो, सभी का जो होता है वो 3 × 3 मीटर रखा जाता है, यानी कि 3 फाउंडेशन सीड का और 3 सर्टिफाइड सीड का रखा जाता है। नेक्स्ट है रेपसीड एंड मस्टर्ड का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है, तो रेपसीड एंड मस्टर्ड का आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर रखा जाता है। फाउंडेशन सीड का, सर्टिफाइड सीड का उसका आधा हो जाता है 200 मीटर, यानी रेपसीड हो चाहे मस्टर्ड हो, इन सभी का आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है वो 400 मीटर रखा जाता है फाउंडेशन सीड का। जस्ट इसी का आधा हो जाता है सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस। नेक्स्ट है कुकुरबिट। कुकुरबिट क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं, तो इसीलिए इनका आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा रखा जाता है। तो कुकुरबिट्स का फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 800 या फिर 1000 रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीड का उसका आधा होता है 400 रखो चाहे फिर 500 रखो आइसोलेशन डिस्टेंस सर्टिफाइड सीड के लिए। नेक्स्ट है ओकरा। ओकरा का फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर होता है, जबकि सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर तक रखा जाता है। नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो में फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है, तो टोमेटो में फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस जो था वो 50 मीटर रखा जाता है, जबकि सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस जो था वो 25 मीटर तक रखा जाता है, उसका आधा। नेक्स्ट है ओनियन का फाउंडेशन सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 मीटर होता है, और जबकि ओनियन में सर्टिफाइड सीड हो चाहे फाउंडेशन सीड हो, इन दोनों का ही 1000 मीटर दिया है क्या, आइसोलेशन डिस्टेंस। जितने भी कोल क्रॉप्स होते हैं उनका आइसोलेशन डिस्टेंस 1600 मीटर फाउंडेशन सीड का होता है, और कितना, तो इसका आधा कितना 1000 या फिर 800 जो होता है कोल क्रॉप्स का सर्टिफाइड सीड का आइसोलेशन डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया है, तो अगले हेडिंग में दिया है रियल वैल्यू ऑफ सीड। अगला हेडिंग दिया है क्या, तो रियल वैल्यू ऑफ सीड। रियल वैल्यू क्या बराबर होता है, तो रियल वैल्यू बराबर होता है जब प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है, तो रियल वैल्यू ऑफ सीड का मतलब होता है प्योरिटी परसेंटेज इक्वल टू जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू अपॉन 100 होता है, यानी कि रियल वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि सीड की रियल वैल्यू ऑफ सीड यानी सीड की रियल वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, तो उसका फार्मूला का नाम है प्योरिटी परसेंटेज इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज अपॉन 100 होता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रियल वैल्यू ऑफ सीड, इट इज परसेंटेज ऑफ जर्मिनेबिलिटी ऑफ परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ सीड लॉट ऑफ ए क्रॉप प्लांट, यानी कि जो रियल वैल्यू होती है, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ सीड होता है, इसको हम इसके जर्मिनेशन परसेंटेज को जो है प्रतिशत में मापते हैं, ठीक। और इसके द्वारा जो होता है वो, यानी कि रियल वैल्यू ऑफ सीड किस में मापा जाता है, तो रियल वैल्यू ऑफ सीड जो होता है वो परसेंटेज में मापा जाता है, यानी कि इसके परसेंटेज को यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज को जो होता है वो प्रतिशत में मापा जाता है, ठीक। प्योरिटी ऑफ सीड लॉट ऑफ ए क्रॉप प्लांट, यानी कि किसी भी फसल के प्लांट में, यानी किसी भी फसल यानी एक क्रॉप प्लांट के सीड लॉट के प्योरिटी परसेंटेज को जो है इसमें मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एंड आल्सो नोन एज यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड, यानी कि इसे हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, यानी रियल वैल्यू ऑफ सीड को हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, इसी को हम यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इम्प्योरिटी परसेंटेज क्या कहलाता है, तो सीड के इम्प्योरिटी परसेंटेज को हम डॉकेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जेनेटिक प्योरिटी, डिस्कस अबाउट जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी क्या होता है, तो जेनेटिक प्योरिटी इज रिक्वायर्ड 100%, यानी कि जेनेटिक प्योरिटी की आवश्यकता है तो 100% तक होती है। एज फार एज इम्प्योरिटी बाई सीड्स ऑफ अदर वैराइटीज ऑफ सेम क्रॉप, यानी कि सेम ही फसल से संबंधित जो अदर सीड इसमें मिले रहते हैं उसी को हम इम्प्योरिटी के नाम से जानते हैं। इज कंसर्नड बट इन केस ऑफ इम्प्योरिटी बाई सीड्स ऑफ अदर क्रॉप स्पेसीज इज परमिटेड अप टू 0.1% तक, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी जो होती है कहाँ तक परमिट किया जाता है, तो केवल 0.1% तक परमिट, यानी कि परमिट किया जाता है इसके इम्प्योरिटी को, जिसे हम डोकेज के नाम से जानते हैं। ओनली इन फाउंडेशन सीड, यानी कि केवल फाउंडेशन सीड में 0.1% तक जेनेटिक प्योरिटी को जो है वो, यानी जेनेटिक इम्प्योरिटी को जो है परमिट किया जाता है। एंड 0.05 यानी 0 से लेकर 0.5% तक इन अदर सीड, यानी कि अन्य सीड में, यानी कि अन्य सीड में 0.5 से लेकर, यानी 0 से लेकर 0% से लेकर 0.5% तक परमिशन दिया जाता है इम्प्योरिटी को, लेकिन जो फाउंडेशन सीड होता है इसमें केवल 0.1% ही जो होता है क्या दिया जाता है, तो परमिशन दिया जाता है इम्प्योरिटी सीड इम्प्योरिटी, जिसे हम डॉकेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सीड इंडेक्स क्या होता है, तो वेट ऑफ 100 सीड इन ब्रैकेट सीड इंडेक्स यूज्ड इन केस ऑफ बोल्ड सीडेड लाइक ग्राम एंड मेज, यानी कि सीड इंडेक्स क्या होता है, तो 100 बीजों के भार को हम सीड इंडेक्स कहते हैं, यानी कि 100 बीजों के भार को हम सीड इंडेक्स कहते हैं। और सीड इंडेक्स समानतः बोल्ड सीड वाले फसलों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे ग्राम का बीज बड़ा होता है, फिर मेज का बीज बड़ा होता है, तो उसके लिए जो होता है हम सीड इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है
अगले नंबर पे दिया है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट का मतलब क्या होता है? तो टेस्ट वेट का मतलब होता है वेट ऑफ 1000 सीड्स इन ब्रैकेट वेट ऑफ स्मॉल सीड्स लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, यानी कि छोटे भी, यानी कि टेस्ट वेट किसे कहते हैं? तो 1000 बीजों के भार को हम टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। और टेस्ट वेट सामान्यतः छोटे छोटे बीज वाले फसलों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे राइस का बीज छोटा होता है एंड व्हीट का बीज छोटा होता है, तो वहाँ पर जो होता है क्या मापा जाए, क्या कहते हैं? तो सीड टेस्ट वेट मापा जाता है। सीड क्वालिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन सीड क्वालिटी इंडेक्स? इट इज़ द बिगर ऑफ सीड जर्मिनेशन, यानी कि सीड क्वालिटी इंडेक्स का मतलब होता है यह सीड के जर्मिनेशन का एक बिगर होता है। यानी सीड क्वालिटी इंडेक्स जो होता है यह सीड जर्मिनेशन का एक बिगर होता है। जर्मिनेशन परसेंटेज इन मेज इज 90% हाइजेस्ट इन फील्ड क्रॉप्स, यानी फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो मक्का में हमें देखने को मिलता है, जो कि 90% के आसपास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इन कॉटन जर्मिनेशन परसेंटेज इज लोवेस्ट 65% तक एमंग फील्ड क्रॉप्स, यानी फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत सबसे ज़्यादा मक्का में 90% तक देखने को मिलता है। और दूसरे नंबर पर आपका आता है काटन। काटन में सबसे कम जर्मिनेशन परसेंटेज देखने को मिलता है, कितना? तो केवल 65% तक देखने को मिलता है फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है सीड डॉर्मेंसी, अनएबिलिटी ऑफ वाइएबल सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइडेड फॉर जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन सीड के जर्मिनेशन के लिए जब हम पूरी सभी प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन को प्रोवाइड करने के बाद भी सीड अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो इस अवस्था को ही हम सीड डॉर्मेंसी के नाम से जानते हैं। सीड की डॉर्मेंसी कैसे तोड़ी जाती है? तो आइए देखते हैं सीड की डॉर्मेंसी को कैसे तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या? तो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी टू मेथड्स, यानी कि डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन कौन से मेथड प्रयोग में लाए जाते हैं? तो डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए केवल 2 मेथड ही काम में लाया जाता है। पहले नंबर पर दिया है स्कैरिफिकेशन, दूसरे नंबर पर दिया है स्टेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एनी ट्रीटमेंट एग्जाम्पल फिजिकल और केमिकल दैट वीकनेस द सीड कोट इज नोन एज स्कैरिफिकेशन, यानी कि ये ट्रीटमेंट एनी ट्रीटमेंट एग्जाम्पल जैसे फिजिकल और केमिकल दैट वीकनेस द सीड कोट, यानी कि सीड कोट को कमज़ोर करने के लिए किसी भी तरह से, चाहे केमिकल का प्रयोग करके चाहे फिर फिजिकल तरीके से उसके सीड कोट को कमज़ोर करने की क्रिया को ही हम स्कैरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसमें रगड़ा जाता है, सीड को रगड़ा जाता है इसके सीड कोट को थोड़ी बहुत मात्रा में तोड़ने के लिए, ताकि उसमें जर्मिनेशन आसानी से हो जाए। तो इसमें हम केमिकल का प्रयोग करते हैं KNO3, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। और इसकी कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है? तो 1 से 3% तक मात्रा इसकी प्रयोग में लाई जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को ही स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर के नाम से जानते हैं। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को ही स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है थायोरिया, यानी कि स्कैरिफिकेशन में दूसरा जो केमिकल यूज किया जाता है उसका नाम है थायोरिया। मेनली यूज्ड इन केस ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो के केस में ही थायोरिया का प्रयोग किया जाता है सेंट्रल डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। थायोरिया में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो थायोरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 36% तक पाई जाती है। और हो गया। दूसरे नंबर पे आता है और फोलियर स्प्रे के रूप में ज़्यादातर थायोरिया का प्रयोग किया जाता है। यानी थायोरिया का प्रयोग जो होता है वो ज़्यादातर फोलियर स्प्रे के रूप में किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है स्टेटिफिकेशन। सीड्स आर सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी कि जब हम टेम्परेचर देकर ट्रीटमेंट करते हैं सीड का, तो उसी को हम स्टेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसी को चिलिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। यानी कि जब लो टेम्परेचर के द्वारा, यानी कि लो टेम्परेचर के द्वारा जब हम सीड के सीड कोट को तोड़ते हैं, तो उसी को हम चिलिंग टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को जो है स्टेटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर चिलिंग ट्रीटमेंट सीड्स शुड बी केप्ट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 12 से 24 घंटे, यानी कि 12 से 24 घंटे तक जब हम किसी भी सीड को 2 से 8 घंटे तक, यानी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी कि 12 से लेकर 24 घंटे तक के लिए जब हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी सीड को रख देते हैं, तो उससे उस प्रकार के कंडीशंस को हम चिलिंग ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। फिर से जब किसी सीड को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 24 घंटे तक रख दिया जाता है, तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट को ही हम चिलिंग ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। अगला क्या दिया है? तो नेक्स्ट है सीड प्लांट टेक्निक। डिस्कस अबाउट सीड प्लांट टेक्निक। सीड प्लांट टेक्निक में क्या दिया गया है? तो सीड प्लांट टेक्निक से भी क्वेश्चन बनता है। सीड प्लांट टेक्निक ऑफ पोटैटो डेवलप्ड बाय पुष्करनाथ एट एल 1967 ईस्वी में, यानी बहुत सही है। यानी कि सीड प्लांट टेक्निक जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो सीड प्लांट टेक्निक जो है वो पोटैटो में दिया गया है, और यह 1967 ईस्वी में पुष्करनाथ के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक, इट इज ए टेक्निक ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजीज फ्री, यानी कि वायरस फ्री सीड, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री, यानी कि भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, यानी कि भारत के उत्तरी मैदानी भाग में वायरस फ्री सीड को या फिर डिजीज फ्री सीड को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो टेक्निक निकाली गई थी, उसी को हम सीड प्लांट टेक्निक के नाम से जानते हैं। फिर से भारत के, यानी कि देश के
यानी भारत देश के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र में और डिजीज फ्री सीड को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर वायरस फ्री सीड को प्रोड्यूस करने के लिए सीड के, यानी वायरस फ्री सीड को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर डिजीज फ्री सीड को प्रोड्यूस करने के लिए जो पोटैटो में मल्टीप्लिकेशन टेक्निक अपनाया जाता है उसी को हम सीड प्लॉट टेक्निक के नाम से जानते हैं। द वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक में, यानी सीड प्लॉट टेक्निक में वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, यानी कि जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा होता है, तो वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है मुख्य रूप से एफिड के द्वारा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस सीड ऑफ पोटैटो इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त व्हेन एफिड पॉपुलेशन इज लो इन हिल्स, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जब एफिड का पॉपुलेशन बहुत कम होता है तभी अगस्त से लेके, यानी अप्रैल से लेके अगस्त के महीने के दौरान ही न्यूक्लियस सीड के, पोटैटो के न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस किया जाता है। फिर से पोटैटो का जो न्यूक्लियस सीड होता है इसको अप्रैल से लेकर अगस्त महीने के दौरान ही ज़्यादातर प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि उस समय जो एफिड का पॉपुलेशन होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है। कहाँ पर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में। इट इज़ ब्रॉट टू प्लेन एंड इज स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज फॉर प्लांटिंग फॉर द सीड क्रॉप इन अक्टूबर। इट इज ब्रॉट टू प्लेन्स, यानी कि इसको मैदानी क्षेत्रों में पाने के लिए, एंड इट इज स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज, इसको जो है कोल्ड स्टोरेज में जो होता है रख दिया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में इसको ले जाने के लिए इसे कोल्ड स्टोरेज में जो होता है वो स्टोर कर दिया जाता है। किसके रूप में, तो प्लांटिंग ऑफ सीड क्रॉप इन अक्टूबर, यानी अक्टूबर के महीने में इसके सीड क्रॉप को जो है कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। किसके लिए, तो प्लांटिंग करने के लिए। हो गया कंप्लीट। यानी सीड प्लॉट टेक्निक इसी पे हम ऐड कर लेते हैं। सीड प्लॉट टेक्निक जो होता है वो, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है, सीड प्लॉट टेक्निक के लिए हम ट्रिक बनाए हैं, यानी कि टीपीएच भी निकल चला आएगा उसके द्वारा सबटेरान, यानी कि सीड प्लॉट टेक्निक उसका नाम दिया था कब, 1967 ईस्वी में दिया था, जबकि टू पोटैटो सीड जो है रामानुजम में कब दिया था, तो 1957 ईस्वी में इन्होंने दिया था। और टू पोटैटो सीड का जो सीड रेट होता है वो 100 से 150 ग्राम होता है, जबकि सीड प्लॉट टेक्निक में सीड रेट जो होता है वो सीड भरे से लिखा है, लेकिन इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो ट्यूबर्स के द्वारा ही किया जाता है काट कर। और इसका सीड रेट कितना होता है, तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है सीड प्लॉट टेक्निक में। नेक्स्ट है अदर कैटेगरी ऑफ सीड्स, यानी सीड की और अन्य कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अदर कैटेगरी ऑफ सीड की और कौन कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में दिया गया है। तो सीड की जो अन्य कैटेगरी है उसमें क्या क्या आता है, तो पहले नंबर पे आता है ऑर्थोडॉक्स सीड, यानी सीड की अन्य कैटेगरी, अदर कैटेगरी ऑफ सीड, यानी कि अदर कैटेगरीज ऑफ सीड। पहले नंबर पे आता है ऑर्थोडॉक्स सीड। सीड रिमेन बाइएबल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि वे सीड जो कि लंबे समय तक बाइएबल बने रहते हैं या फिर जीवित बने रहते हैं एट लो टेम्परेचर, जो कि लो टेम्परेचर पे, यानी कि वे सीड जो लो टेम्परेचर पे अधिक समय तक जीवित बने रहते हैं। एंड लो मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वे सीड जो लो मॉइस्चर पर और लो टेम्परेचर पर अधिक समय तक जीवित बने रहते हैं उसी को हम ऑर्थोडॉक्स सीड के नाम से जानते हैं। दे डू नॉट लॉस देयर वाइबिलिटी एट लो टेम्परेचर, यानी कि दे डू नॉट लॉस देयर वाइबिलिटी एट लो टेम्परेचर, और वे सीड जो कि लो टेम्परेचर पे अपनी वाइबिलिटी को लॉस नहीं करते हैं उसी को हम ऑर्थोडॉक्स सीड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे सीड्स ऑफ सीरियल्स एंड बीन्स, यानी कि सभी प्रकार के सीरियल्स और सभी प्रकार के बीन्स के जो सीड होते हैं वो लो टेम्परेचर भी अपनी वाइबिलिटी को खोते नहीं हैं, इसीलिए इसे हम ऑर्थोडॉक्स सीड या फिर रूढ़िवादी सीड के नाम से जानते हैं। फिर से सीड रिमेन वाइएबल फॉर लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वे सीड जो कि लो टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंटेंट पर भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं तो उसी को हम ऑर्थोडॉक्स सीड के नाम से जानते हैं। और यह लो टेम्परेचर पे अपनी वाइबिलिटी को बिल्कुल भी नहीं खोते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे आपका सीड, सभी प्रकार के सीरियल्स के सीड आ जाते हैं और सभी प्रकार के जो बीन्स होते हैं यह ऑर्थोडॉक्स सीड के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, तो अगले नंबर पे दिया है रिकैल्सिनेटेड सीड, यानी कि रिकैल्सिनेटेड सीड का मतलब क्या होता है। Seeds do not remain viable for long time at low temperature and low moisture content because they show very drastic loss of viability with a decrease in moisture content below 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी कि वे सीड्स जो कि लो मॉइस्चर पर और लो टेम्परेचर पर अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये अपनी वाइबिलिटी को
जो है 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे मॉइस्चर पर खो देते हैं, तो इसी को हम रिकैल्सिट्रेट सीड के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत आपका मैंगो आता है, कोकोनट आता है, कोकोनट का सीड आता है, यानी कि मैंगो और कोकोनट का सीड किसके अंतर्गत आता है, तो मैंगो और कोकोनट का सीड जो होता है किसके अंतर्गत आता है, तो मैंगो और कोकोनट का सीड जो होता है वो रिकैल्सिट्रेट सीड के नाम से जाना जाता है। यानी कि सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि रिकैल्सिट्रेट सीड वो होते हैं जिसको हम खाने के बाद, यानी कि जैसे कि तुरंत, यानी फल से निकालने के बाद तुरंत हम बो देंगे तो वो जर्मिनेट हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो रिकैल्सिट्रेट सीड कहते हैं। ठीक, जबकि ऑर्थोडॉक्स सीड जो होता है उसको हम कई महीनों तक, कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं, फिर बाद में उसको बोते हैं तो उसमें जर्मिनेशन देखने को मिलता है, तो उसी को हम रिकैल्सिट्रेट सीड के नाम से जानते हैं। मैंगो के सीड में प्रोटीन की मात्रा 9.2% तक पाया जाता है, और मैंगो ठीक हो गया, बहुत है इतना। नेक्स्ट है सीड एक्ट, डिस्कस अबाउट सीड एक्ट। सीड एक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो द सीड एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट 29 दिसंबर 1966 ईस्वी में, यानी कि भारतीय क्या पार्लियामेंट में भारतीय संसद के द्वारा, यानी भारतीय संसद के द्वारा अधिनियम के रूप में सीड एक्ट को कब पारित किया गया था, तो भारतीय संसद के द्वारा अधिनियम के रूप में सीड एक्ट को कब पारित किया गया था, तो 29 दिसंबर 1966 ईस्वी को पारित किया गया था। सीड रूल वेयर नोटिफाइड इन 1968 ईस्वी में, फिर इससे सीड रूल कब बनाया गया था, तो फिर एंड द सीड रूल वेयर नोटिफाइड इन 1968 ईस्वी में, यानी कि नेशनल सीड रूल कब बनाया गया इसको, तो इससे जो नेशनल सीड रूल है वो 1968 ईस्वी में बना दिया गया था। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स थ्रू आउट द कंट्री, यानी पूरे भारत में यह कब लागू हुआ था, तो यह पूरे भारत में जो है कम इनटू फोर्स में या फिर काम करना शुरू किया था, तो यह 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर, यानी महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में यह पूरे भारत में लागू होने लगा था। यानी कि सीड एक्ट से संबंधित 3 टॉपिक है। पहले नंबर पे है कब इनेक्ट हुआ था, तो 1966, यानी कि 29 दिसंबर 1966 ईस्वी को इनेक्ट हुआ था। फिर इसको रूल कब बनाया गया था, तो इसको रूल बनाया गया था 1968 ईस्वी में। फिर इसको पूरे भारत में कब लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था, या फिर कम इनटू फोर्स में आया था 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है द सीड एक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज इसेंशियल कमोडिटी अंडर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी सीड वाज डिक्लेयर्ड एज इन इसेंशियल कमोडिटी अंडर द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था, तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 ईस्वी में आया था, और फूड प्रोडक्ट आर्डर भी आपका 1955 ईस्वी में आया था, और इसी के द्वारा यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि सीड एक प्रकार का इसेंशियल कमोडिटी है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, सीड प्रोड्यूसर एजेंसी। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है सीड प्रोड्यूसर एजेंसी। सीड प्रोड्यूसर एजेंसी का मतलब क्या होता है, तो सीड प्रोड्यूसर एजेंसी का मतलब होता है, सीड प्रोड्यूसर एजेंसी का मतलब होता है, पहले नंबर पे कौन कौन से, यानी कि कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो कि सीड प्रोड्यूस को करने, यानी सीड को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, तो पहले नंबर पे आता है एनएससी। दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे एसएससी आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है एगमार्क। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे एगमार्क आता है। यही 4 एजेंसियाँ हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है, तो 4 एजेंसी के बारे में। तो दिया क्या है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एनएससी जिसे हम कहते हैं, इट वाज रजिस्टर्ड इन 1963 हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी कि इसको कब रजिस्टर्ड किया गया था या फिर इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1963 ईस्वी में को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, तो टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इंडस्ट्री इंडिया, भारत में सीड के इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने को प्रमोट करना, यानी कि भारत में सीड के इंडस्ट्री को डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इंडस्ट्री इन भारत, यानी भारत में सीड के इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना इसका प्रथम उद्देश्य था। दूसरे नंबर था टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई फाउंडेशन सीड ऑफ वेरियस क्रॉप्स, यानी विभिन्न प्रकार के फसलों के फाउंडेशन सीड्स को सप्लाई करना और उसको प्रोड्यूस करना। फिर से विभिन्न प्रकार के जो फाउंडेशन सीड है उसको प्रोड्यूस करना और फिर उसको सप्लाई करना इसका मुख्य कार्य था। फिर से टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में सीड इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए इसको बढ़ावा देना पहला उद्देश्य था। दूसरे नंबर पर उद्देश्य था विभिन्न प्रकार के जो फाउंडेशन सीड है उसको प्रोड्यूस करना, फिर उसको सप्लाई करना इसका दूसरा उद्देश्य था। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जिसे हम एसएससी के नाम से जानते हैं, इस कंसर्न विथ, यानी कि एसएससी का मतलब क्या होता है, तो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन काउंसिल के नाम से, यानी कि स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, यानी कि वहाँ पर लगता है सर्टिफिकेशन के लिए लगता है भाई यहाँ पर स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है। एसएससी का मतलब होता है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन होता है प्रोडक्शन, ठीक। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन का जो उद्देश्य होता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड सीड, यानी कि
सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने का काम और सर्टिफाइड सीड को सप्लाई करने का काम कौन करता है? तो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन करता है। जबकि फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस करने का काम और फाउंडेशन सीड को सप्लाई करने का काम जो होता है वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करता है। जबकि सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने का काम और फिर उसको सप्लाई करने का काम जो होता है वो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन करता है। बहुत बेसिक अंतर है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ एनएससी, यानी कि एनएससी यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के बहुत सारे लोड को कम करने के लिए स्टेट सीड कॉर्पोरेशन को बनाया गया है। नेक्स्ट है एगमार्क। एगमार्क का मतलब क्या होता है? एगमार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। यानी कि एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एगमार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1937 ईस्वी में किया गया था। यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्ट, यानी कि एगमार्क के अंतर्गत आपका एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसी को हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1937 ईस्वी को होता है। फिर से एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया गलत है। एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसी को हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एगमार्क को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1937 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका नागपुर महाराष्ट्र में, यानी कि एगमार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड नेशनल मार्क टू एक्सपेंस क्वालिटी या प्योरिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एगमार्क होता है यह नेशनल मार्क होता है, यानी कि राष्ट्रीय मार्क होता है। यानी कि एगमार्क का प्रयोग जो होता है वो नेशनल मार्क के रूप में किया जाता है टू एक्सप्रेस क्वालिटी और प्योरिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि यह एग्रीकल्चरल एंड एनिमल, यानी कि यह एग्रीकल्चरल एंड एनिमल या फिर डेयरी प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी को व्यक्त करने के लिए नेशनल मार्क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एक मार्क का प्रयोग जो होता है वो एग्रीकल्चरल एंड एनिमल प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल लेबोरेटरी ऑफ एगमार्क, यानी कि एगमार्क का जो सेंट्रल लेबोरेटरी है या फिर केंद्रीय लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो सेंट्रल लेबोरेटरी जो एगमार्क का है ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। हो गया कंप्लीट। 11वें नंबर का टॉपिक दिया है टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दिया है जेनेटिक्स क्या होता है? तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जो होता है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। यूजेनिक्स का मतलब क्या होता है? द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी ह्यूमन काइंड के इम्प्रूवमेंट के लिए जो जेनेटिक्स का प्रिंसिपल एप्लीकेशन किया जाता है उसी को हम यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। फिर से ह्यूमन काइंड के इम्प्रूवमेंट के लिए जिस भी जेनेटिक प्रिंसिपल्स का हम एप्लीकेशन करते हैं उसी को यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जीन पूल क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स प्रेजेंट इन द ब्रीडिंग आर रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ ए रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, यानी कि रैंडम मैटिंग पॉपुलेशंस के रिप्रोडक्टिव मेंबर्स या फिर ब्रीडिंग मेंबर्स में उपस्थित एलील्स के उपस्थित सभी एलील्स के सम ऑफ टोटल को जीन पूल के नाम से जाना जाता है। फिर से रैंडम मैटिंग पॉपुलेशंस के रिप्रोडक्टिव मेंबर्स या फिर ब्रीडिंग मेंबर्स में उपस्थित सभी प्रकार के एलील्स के सम ऑफ टोटल को जीन पूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो द प्रोपोर्शन ऑफ वन एलील्स रिलेटिव टू ऑल द एलील्स ऑफ ए जीन इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन, यानी कि एक मेंडेलियन पॉपुलेशन में एक जीन के बहुत सारे एलील से संबंधित जो वह एक एलील्स के प्रोपोर्शन को ही हम जीन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। फिर से द प्रोपोर्शन ऑफ वन एलील रिलेटिव टू ऑल द एलील्स ऑफ ए जीन इन ए मेंडेलियन पॉपुलेशन, यानी मेंडेलियन पॉपुलेशन में एक जीन के सभी एलील्स से संबंधित जो एक एलील का प्रोपोर्शन होता है उसी को हम जीन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है?
साइटोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन साइटोजेनेटिक्स? साइटोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट कैरेक्टर्स पर जो उनका प्रभाव पड़ता है, यानी कि फिर से कंसर्न, यानी कि साइटोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो साइटोजेनेटिक्स का मतलब होता है कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमोसोमल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म के ठीक विभिन्न, यानी कि फिर से कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ क्रोमोसोमल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट पर पड़ने वाला प्रभाव और उसके क्रोमोसोमल, यानी उसके विभिन्न क्रोमोसोमल एस्पेक्ट्स के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को साइटोजेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जीनोम का मतलब क्या होता है? एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए हैप्लॉइड स्पीशीज, यानी कि एक हैप्लॉइड स्पीशीज के एक डिप्लॉइड स्पीशीज के क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट को क्या कहा जाता है? तो जीनोम के नाम से जाना जाता है। फिर से एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ ए डिप्लॉइड स्पीशीज, यानी एक डिप्लॉइड स्पीशीज की एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि एक डिप्लॉइड स्पीशीज के क्रोमोसोम पर उपस्थित एक कंप्लीट सेट को हम जीनोम के नाम से जानते हैं। फिर से जीनोम क्या होता है? व्हाट डू मीन जीनोम एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट जो कि डिप्लॉइड स्पीशीज में पाया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम का वह, यानी कि क्रोमोसोम का एक कंप्लीट सेट जो कि डिप्लॉइड स्पीशीज में पाया जाता है उसी को हम जीनोम के नाम से जानते हैं, जैसे 2n हो गया। नेक्स्ट है द फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड इन प्लांट्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय थॉमस फेयरचाइल्ड इन 1717 व्हेन द क्रॉस्ड फीट्स, यानी कि स्वीट विलियम एंड कार्नेशन, यानी कि प्रथम फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में प्रथम आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो प्लांट्स में सर्वप्रथम आर्टिफिशियल हाइब्रिड किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह किया गया था थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा। किया गया था, कब किया गया था? तो 1717 ईस्वी में किया गया था। और किसके क्रॉस के द्वारा निकाला गया था? तो यह स्वीट विलियम और कार्नेशन के क्रॉस के द्वारा, यानी कि स्वीट विलियम और कार्नेशन के क्रॉस से 1717 ईस्वी में थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा सर्वप्रथम पौधों में प्रथम आर्टिफिशियल हाइब्रिड को विकसित किया गया था। फिर से स्वीट विलियम और कार्नेशन के क्रॉस से 1717 ईस्वी में थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा सर्वप्रथम आर्टिफिशियल हाइब्रिड को प्लांट में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है यूफेनिक्स का मतलब क्या होता है? तो डील्स विद द कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी डिजीज स्पेशली इन बॉर्न ईयर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि डील्स विथ द कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी डिजीज स्पेशली इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म के इन बॉर्न एरर्स, यानी विशिष्ट रूप से मेटाबॉलिज्म के इन बॉर्न एरर्स, ठीक, मेटाबॉलिज्म के बॉर्न ईरन में विशिष्ट रूप से हेरिडिटरी डिजीज को कंट्रोल करने के अध्ययन को ही हम यूफेनिक्स के नाम से जानते हैं। फिर से क्या है? तो यूफेनिक्स का मतलब क्या होता है? यूफेनिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन यूफेनिक्स? फिर से देख लेते हैं। यूफेनिक्स डील्स विद द कंट्रोल ऑफ हेरिडिटरी डिजीज स्पेशली इन बॉर्न ईयर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि यूफेनिक्स का जो संबंध होता है यह हेरिडिटरी डिजीज को कंट्रोल करने से होता है। विशिष्ट रूप से इसमें जो बॉर्न ईरर्स होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म के जो बॉर्न ईरर्स होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है एपिस्टेटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हेन वन जीन अफेक्ट इन एनी वे द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन द फेनोमेनन इज कॉल्ड एपिस्टेटिक्स, यानी कि जब एक जीन का प्रभाव किसी दूसरे जीन के प्रभाव पर पड़ता है तो उसी को एपिस्टेटिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर से व्हेन वन जीन अफेक्ट इन एनी वे द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन्स, यानी कि जब एक जीन का प्रभाव किसी दूसरे जीन के प्रभाव पर पड़ता है तो उसी को हम एपिस्टेटिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है? जीनोमिक्स, व्हाट डू यू मीन जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है भाई? तो जीनोमिक्स का मतलब होता है इट रिफर टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म के संपूर्ण जीनोम के कार्य करने की प्रक्रिया या फिर स्ट्रक्चर की स्टडी को हम जीनोमिक्स के नाम से जानते हैं। फिर से जीनोमिक्स इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड, यानी कि संपूर्ण, यानी एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम के संपूर्ण स्ट्रक्चर और कार्य करने के, फिर से इट रिफर्स टू जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है यार? सॉरी, जीनोमिक्स
जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, फिर से देख लेते हैं। जीनोमिक्स का मतलब होता है इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटायर जीनोम्स एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में जीनोम के स्ट्रक्चर एंड संपूर्ण, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में जीनोम के संपूर्ण स्ट्रक्चर और संपूर्ण फंक्शन के अध्ययन को ही हम जीनोमिक्स कहते हैं। फिर से किसी ऑर्गेनिज्म में संपूर्ण, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के संपूर्ण स्ट्रक्चर और संपूर्ण फंक्शन, यानी किसी ऑर्गेनिज्म में, फिर से इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि संपूर्ण जीनोम में किसी ऑर्गेनिज्म के संपूर्ण जीनोम का जब स्ट्रक्चर और अध्ययन किया, फंक्शन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में जीनोम के संपूर्ण स्ट्रक्चर और जीनोम के संपूर्ण फंक्शन का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को जीनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी का मतलब कहता है रिफर्स टू द टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट within and among species of all living organism and their habit, that is called biodiversity का मतलब क्या होता है, तो refers to the total variability present within and among species of all living organism and their habits। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्लिमेटाइजेशन का सीधा मतलब होता है किसी नए वातावरण में किसी सेल को सर्वाइव करना, वही क्या कहलाता है, एक्लिमेटाइजेशन। रिफर्स टू द एडाप्टेशन, एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है रिफर टू एडॉप्शन और एडजस्टमेंट ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी टू ए न्यू इन्वायरमेंट, यानी कि जब कोई नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको नए इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट, यानी उसके नए इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट या फिर एडाप्टेशन को ही हम एक्लिमेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। ए लाइन क्या होता है, ए लाइन मीन्स होता है मेल स्टाइल लाइन, यानी कि ए लाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो ए लाइन को मेल स्टाइल लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट यानी कि पेरेंट, यानी कि ए मेल स्टाइल पेरेंट को ही हम ए लाइन के नाम से जानते हैं। फिर से मेल स्टाइल पेरेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो मेल स्टाइल पेरेंट को जो है ए लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट ए लाइन। ए लाइन का मतलब क्या होता है, तो ए लाइन का मतलब होता है मीन्स द मेल स्टाइल पेरेंट यूज्ड इन क्रॉसिंग टू डेवलप ए न्यू हाइब्रिड सीड, इट इज़ द मेल स्टाइल लाइन, यानी कि ए लाइन को हम मेल स्टाइल लाइन के नाम से जानते हैं। यानी कि ए लाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो ए लाइन को जो होता है वो मेल स्टाइल लाइन के नाम से जाना जाता है। और मेल स्टाइल लाइन का जो होता है कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो मेल स्टाइल पेरेंट यूज्ड इन क्रॉसिंग टू डेवलप ए न्यू हाइब्रिड सीड, यानी कि एक नए हाइब्रिड सीड को विकसित करने के लिए मेल स्टाइल पेरेंट का क्रॉसिंग में प्रयोग किया जाता है। फिर से एक न्यू हाइब्रिड सीड को विकसित करने के लिए क्रॉसिंग के रूप में मेल स्टाइल पेरेंट का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है बी लाइन। बी लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, तो बी लाइन को हम मेंटेनल लाइन के नाम से जानते हैं। यानी बी लाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो बी लाइन को जो होता है वो मेंटेनल लाइन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ फर्टाइल काउंटर पेरेंट ऑफ द ए लाइन, यानी कि जो बी लाइन होता है ये ए लाइन का फर्टाइल काउंटर पेरेंट होता है। फिर से बी लाइन जो होता है वो ए लाइन का फर्टाइल काउंटर पेरेंट होता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम मेंटेनल लाइन के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आर लाइन। इट इज ए इनब्रीड लाइन, यानी कि आर लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, तो आर लाइन को जो होता है मेल फर्टाइल लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी कि आर लाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो आर लाइन को मेल फर्टाइल लाइन के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को हम रिस्टोरर लाइन के नाम से भी जानते हैं। यानी मेल फर्टाइल और रिस्टोरर लाइन ये दोनों जो था वो आर लाइन को ही जाना जाता है। इट इज ए इनब्रीड, यानी कि आर लाइन जो होता है एक प्रकार का इनब्रीड लाइन होता है। विच वेन क्रॉस्ड विथ ए मेल स्टाइल स्ट्रेंस, यानी कि मेल स्टाइल स्ट्रेंस द रिजल्टेंट हाइब्रिड इज मेल फर्टाइल, यानी कि आर लाइन को हम क्या नाम देते हैं, तो आर लाइन को रिस्टोरर लाइन के नाम से जाना जाता है, और यह एक प्रकार का इनब्रीड लाइन होता है। यानी कि आर लाइन को हम इनब्रीड लाइन के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग जो होता है मेल स्टाइल स्ट्रेंस के रूप में किया जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है, तो इसी के परिणाम स्वरूप जो हाइब्रिड विकसित होता है वो आपका मेल फर्टाइल होता है। फिर से आर लाइन एक प्रकार का रिस्टोरर लाइन के नाम से जाना जाता है। इट इज इनब्रीड लाइन, यानी कि इसे हम इनब्रीड लाइन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम रिस्टोरर लाइन के नाम से जानते हैं। विच यानी कि इट इज एन इनब्रीड लाइन विच वेन क्रॉस्ड विथ ए मेल स्टाइल स्ट्रेंस,
द रिजल्टेंट हाइब्रिड इज मेल फर्टाइल। नेक्स्ट है इन वाइट्रो। इन वाइट्रो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ए टेस्ट ट्यूब इन लैब्स। यानी कि इन वाइट्रो का मतलब क्या होता है? तो बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ए टेस्ट ट्यूब, यानी कि वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि किसी टेस्ट ट्यूब में देखने को मिलता है, जैसे कि लैब में, तो इसे हम इन वाइट्रो के नाम से जानते हैं। इन विवो का मतलब क्या होता है? वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि किसी सेल या फिर ऑर्गेनिज्म के, जो कि किसी लिविंग सेल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिर से इन वाइट्रो का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ए टेस्ट ट्यूब आर इन लैब्स, यानी कि वो हम बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि टेस्ट ट्यूब में हमें देखने को मिलता है या फिर जो कि टेस्ट ट्यूब में होता है उसी के, यानी कि टेस्ट ट्यूब में होने वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस इन वाइट्रो प्रोसेस कहलाता है। यानी कि टेस्ट ट्यूब में होने वाला, यानी कि टेस्ट ट्यूब में होने वाले प्रोसेस को हम, यानी टेस्ट ट्यूब में होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस को इन वाइट्रो प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और यह ज़्यादातर लेबोरेटरी में किया जाता है। इन विवो का मतलब क्या होता है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल में होने वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस आपका इन विवो प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन्स थ्रू डॉटर। यानी कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? तो इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर। यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स, यानी सेक्स लिंक्ड जीन का इनहेरिटेंस जब ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन तक होता है, फिर ग्रैंडसन से डॉटर में होता है, तो इस प्रकार के क्रॉसेस को हम क्रिस क्रॉस के नाम से जानते हैं। फिर से जब सेक्स लिंक्ड जीन का इनहेरिटेंस ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन में होता है, फिर ग्रैंडसन से डॉटर में होता है, तो उसी को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन जीन क्लोनिंग? आइसोलेटिंग ए जीन एंड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। यानी कि आइसोलेटिंग ए जीन एंड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपी इज नोन एज जीन क्लोनिंग। यानी जीन क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? जब हम किसी जीन को आइसोलेट करते हैं, फिर उस आइसोलेट जीन का एंड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी जब किसी हम जीन का आइसोलेटिंग करते हैं, फिर उसके आइसोलेटिंग से जो आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। फिर से जब हम जीन का आइसोलेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान जो आइडेंटिकल कॉपी हमें प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस होता है, उसी को हम जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब है एक टेक्निक यूजेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस पोर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन फॉर इनटेक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर से रिकॉम्बिनेंट इन डीएनए को इनटेक के लिए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के इनटेक के लिए जब हम किसी सेल के ऊपर कोई छिद्र बनाते हैं, ठीक। फिर से ए टेक्निक यूजेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब होता है यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है? तो ए टेक्निक यूजेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू प्रोड्यूस पोर्स, यानी कि वह टेक्निक जिसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर से ए टेक्निक यूजेज, यानी कि वह टेक्निक जिसका प्रयोग पोर को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है किसी सेल मेम्ब्रेन में, ताकि डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इनटेक हो जाए। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोपोरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोसिस क्या होता है? द सुपीरियरिटी ऑफ एफ1 इन वन आर मोर कैरेक्टर्स ओवर इट्स पेरेंट्स नोन एज हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड बिगर। इसी को हाइब्रिड बिगर के नाम से भी जानते हैं। फिर से द सुपीरियरिटी ऑफ एफ1 इन, यानी कि हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है? तो हेटेरोसिस का मतलब होता है द सुपीरियरिटी ऑफ एफ1 the superiority of F1 in one or more characters over its parents known as heterosis और फिर हाइब्रिड बिगर। फिर से हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है? the superiority of F1 in one or more characters over its parents, the superiority of F1 in one or more characters over its parents known as heterosis।
नेक्स्ट है हेटेरोडोक्सिस का मतलब क्या था, व्हेन F1 इज फाउंड सुपीरियर टू आइदर पेरेंट्स, यानी कि जब दोनों पेरेंट्स से F1 बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है या फिर सुपीरियर होता है, उसी को हम हेटेरोडोक्सिस के नाम से जानते हैं। फिर से दोनों पेरेंट्स में से यानी दो अलग अलग जातियों के क्रॉस से, यानी कि जब क्रॉसिंग के बाद F1 प्राप्त होता है तो वह जो प्रोजनी है यदि अपने माता पिता से अलग है तो उसी को हम हेटेरोडोक्सिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलोगैमी का मतलब क्या होता है। एलोगैमी का मतलब क्या होता है, तो एलोगैमी को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। यानी एलोगैमी को किस नाम से जाना जाता है, तो एलोगैमी को ही हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट ट्रांसफर टू रेसिपिएंट स्टिग्मा ऑफ फ्लावर अनदर प्लांट दैट इज कॉल्ड एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। यानी फ्लावर बदल गया तो परागण भी बदल गया, फ्लावर सेम है तो पॉलिनेशन भी सेम होगा। नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। ठीक, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम an anther falls on receptive stigma of the same flower, यानी सेम फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी होता है। अब हम बात करते हैं गाइटेनोगैमी होता है, एक होता है गाइटेनोगैमी। ठीक, गाइटेनोगैमी का मतलब क्या होता है, तो गाइटेनोगैमी जो होता है एक फ्लावर ये हो गया, फिर इसी फ्लावर से दूसरा फ्लावर ये निकल गया, तो इसमें से एंथर जब इसमें घुस जाएगा, ठीक, इस वाले फ्लावर में, तो इसी को हम गाइटेनोगैमी के नाम से जानते हैं और यह एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। नेक्स्ट है कैजमोगैमी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन कैजमोगैमी। कैजमोगैमी किसे कहते हैं, तो कैजमोगैमी का मतलब होता है फ्लावर ओपन्स बट ओनली आफ्टर द पॉलिनेशन हैज टेकन प्लेस, यानी कि जब कैजमोगैमी का मतलब ये होता है कि क्लिस्टोगैमी, यानी कि फ्लावर खुलने के बाद जब पॉलिनेशन एवं फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे को हम कैजमोगैमी कहते हैं। कैजमोगैमी आपको किस में पाया जाता है, तो कैजमोगैमी जो होता है वो मूंग में पाया जाता है। क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या होता है, जब फ्लावर बंद ही रहता है तभी, यानी फ्लावर के बंद रहने पर, यानी कि फ्लावर के बंद रहने पर भी पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो इस प्रकार के फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमी फ्लावर के नाम से जानते हैं। क्लिस्टोगैमी किस में देखने को मिलता है, तो क्लिस्टोगैमी जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, यानी सभी प्रकार के जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होते हैं उसमें क्लिस्टोगैमी देखने को मिलता है। जैसे आपका व्हीट हो गया, सीरियल्स हो गया, यानी कि कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। फिर से फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल इंश्योरिंग कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, तो क्लिस्टोगैमी की क्रिया जो होती है वो व्हीट में देखने को मिलती है, सीरियल्स में देखने को मिलती है, यानी कि सभी प्रकार के सीरियल्स में जो होती है क्लिस्टोगैमी ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गाइटेनोगैमी, यही तो है पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर्स ऑफ वन प्लांट फॉल ऑन द रेसिपिटिव स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट पर जो, यानी देखो मिल गया बहुत ही यही ठीक है, यानी कि एक ही प्लांट पर दो फ्लावर ले लिए। ठीक, एक ही प्लांट पर जब दो फ्लावर ले लिए तो इस फ्लावर से यदि इस फ्लावर पर एंथर स्टिग्मा में घुसता है, यानी कि यहाँ से एंथर यहाँ के स्टिग्मा में आकर एंट्री करता है, तो इसी को हम गाइटेनोगैमी के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ से यदि दूसरे फ्लावर में जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, तो दूसरे फ्लावर में जब जाएगा तो इसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब यही होता है कि किसी औरत को अपना पति अच्छा नहीं लगता है, उसको दूसरा पति अच्छा लगता है। दूसरे पति का जो यानी सीधे सीधे ये है कि जब कोई फीमेल को, यानी कि जब कोई औरत को अपना पति अच्छा ना लगे, दूसरे का पति अच्छा लगे, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसी को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हो गया, कंप्लीट हो गया भाई। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, मोनोसियस में आपका मेज आता है। ठीक, डायोसियस में आपका पपीता और डेट फॉर्म आता है। ठीक, स्यूडोसिटोसिस का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑफ एपॉन ओवर इट्स पेरेंट इन वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन यील्ड एंड एडॉप्शन, आल्सो कॉल्ड लग्जेरियंस, यानी कि लग्जेरियंस के नाम से किसे जाना जाता है, तो सीडोहेटेरोसिस को ही लग्जेरियंस के नाम से जाना जाता है। सीडोहेटेरोसिस क्या कहते हैं, तो सीडोहेटेरोसिस को ही लग्जेरियंस के नाम से जाना जाता है। सुपरिटी ऑफ वन ओवर इट्स पेरेंट इन वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन यील्ड एंड एडॉप्टेशन, आल्सो कॉल्ड लग्जेरियंस, यानी कि स्यूडोहेटेरोसिस का मतलब क्या होता है, तो सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट इन वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन यील्ड एंड एडॉप्टेशन, आल्सो कॉल्ड लग्जेरियंस। नेक्स्ट है
इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स सच एज सेल्फिंग एंड सिब मैटिंग, यानी कि सिब मैटिंग और सेल्फिंग को ही हम इनब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। यानी कि सेल्फिंग और सिब मैटिंग, यानी कि भाई बहन में क्रॉस क्या कहलाता है? तो सिब मैटिंग कहलाता है, ठीक। और माता यानी कि सेल्फिंग एंड सिब मैटिंग जो होता है, सिब मैटिंग पपीता में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो इनब्रीडिंग के अंतर्गत आता है। यानी मैटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, यानी कि बहुत पास यानी कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जब मैटिंग कराया जाता है तो उसी को हम इनब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। लाइन ब्रीडिंग क्या होता है? तो 2 से 3 जनरेशन का गैप रहता है, इसमें 2 से 3 जनरेशन का गैप रहता है, ठीक। भाई बहन के बीच में क्रॉस क्या कहलाता है? तो इनब्रीडिंग कहलाता है। और मदर पिता और पुत्री के बीच में क्रॉस क्या कहलाता है? तो आपका इनब्रीडिंग कहलाता है। और माता और पुत्र के बीच क्रॉस क्या कहलाता है? यानी कि एकदम पास के संबंधित एनिमल्स में, यानी कि पास के संबंधित जब एनिमल्स पे क्रॉस कराया जाता है तो उसी को हम इनब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। लाइन ब्रीडिंग में 2 से 3 जनरेशन का गैप देखने को मिलता है, यानी कि खुद का जनरेशन छोड़कर दूसरे जनरेशन में जब क्रॉस करवाते हैं तो उसी को हम लाइन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? तो लासा बिगर, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है तो ये होता है लासा बिगर एंड फिटनेस एज रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग, यानी इनब्रीडिंग के दौरान जो बिगर का लॉस होता है या फिर बिगर का जो फिटनेस यानी फिटनेस का जो लॉस होता है, यानी कि इनब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप जो बिगर का लॉस होता है या फिर फिटनेस का जो लॉस होता है तो उसी को हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा कैरेट में देखने को मिलता है, किसमें? इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कैरेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 3 वे क्रॉस हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो द हाइब्रिड प्रोजनी बिटवीन ए सिंगल क्रॉस एंड इनब्रेड लाइन, यानी कि जब किसी इनब्रेड लाइन के साथ हम किसी सिंगल का क्रॉस करवाते हैं तो उसी को हम यानी कि सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि द हाइब्रिड प्रोजनी बिटवीन ए सिंगल क्रॉस एंड एन इनब्रेड लाइन्स, यानी कि द हाइब्रिड प्रोजनी बिटवीन ए सिंगल क्रॉस, यानी कि 3 वे क्रॉस किसे कहते हैं? 3 वे क्रॉस हाइब्रिड किसे कहते हैं? तो A इंटू बी के बीच में जब हम C का क्रॉस करवाते हैं तो उसी को 3 वे क्रॉस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। डबल क्रॉस हाइब्रिड के अंतर्गत क्या आता है? तो द हाइब्रिड प्रोजनी फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन 2 सिंगल क्रॉसेस, यानी 2 सिंगल क्रॉसेस के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसी को हम डबल क्रॉस हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। जैसे A इंटू बी एक में हो गया और C इंटू डी अलग हो गया। टॉप क्रॉस क्या होता है? तो टॉप क्रॉस का क्रॉस क्या होता है? ए क्रॉस बिटवीन एन इनब्रेड लाइन इंटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी आल्सो नोन एज इनब्रेड वैरायटी क्रॉस, यानी कि टॉप क्रॉस किसे कहते हैं? तो टॉप क्रॉस कहा जाता है ए क्रॉस बिटवीन एन इनब्रेड लाइन, यानी कि जब किसी इनब्रेड लाइन यानी कि इनब्रेड लाइन और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी OPV, यानी कि किसी इनब्रेड लाइन और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इसी को टॉप क्रॉस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक वैरायटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन सिंथेटिक वैरायटी का मतलब होता है वैरायटी विच इज डेवलप्ड बाय इंटरमैटिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस a number of inbred lines with good general combining ability and mixing the seed of F1 crosses in equal quantity is referred to as synthetic variety। और सिंथेटिक वैरायटी सर्वप्रथम किस में विकसित किया गया था? तो सर्वप्रथम सिंथेटिक वैरायटी जो होता है वो मेज में विकसित किया गया था। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। ए वैरायटी विच इज डेवलप्ड बाय इंटरमैटिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, यानी सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इंटरमैटिंग के द्वारा जो भी वैरायटी विकसित की जाती है उसी को हम सिंथेटिक वैरायटी के नाम से जानते हैं। ए नंबर ऑफ इनब्रेड लाइन्स विथ गुड जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड मिक्सिंग ऑफ द सीड ऑफ F1 क्रॉसेस इन इक्वल क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज सिंथेटिक वैरायटी। सर्वप्रथम इसको मेज में दिया गया था। कंपोजिट वैरायटी का मतलब क्या था? इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, यानी कि इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ए वैरायटी डेवलप्ड बाय mixing he seed of various genotype which are similar in maturity, height, seed size, seed color and etc. The mixture of genotype from several sources that is maintained in bulk from the generation to the next is referred to as the composite variety। composite variety के अंतर्गत आपका बीज आता है
अंबर आता है, शक्ति आता है, प्रोटीना आता है। ये सभी वैरायटीज होती है मक्के की वैरायटी होती है। यानी कि मक्का की जो कंपोजिट वैरायटी के अंतर्गत कौन कौन सी वैरायटी होती है, तो मक्का की कंपोजिट वैरायटी के अंतर्गत आपका विजय आता है, अंबर आता है, शक्ति आता है एंड प्रोटीना आता है। ये सभी मक्का की कंपोजिट वैरायटी के अंतर्गत आते हैं। तो इस सेशन में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है क्या, तो पूरा कंप्लीट हो चुका है क्या क्या, प्लांट फिजियोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी।